Hello students. Today I am going to explain you about the type of shares, among that preference shares. तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि प्रायोरिटी दी जाती है। इक्विटी शेयर से पहले इनको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि इक्विटी शेयर ट्रू ओनर थे और उनको सब लास्ट में मिलता था, जैसे कि प्रॉफिट में पार्ट वो भी लास्ट में, कैपिटल रिफंड होना था वो भी लास्ट में। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो प्रायोरिटी टू बी बिफोर, इक्विटी शेयर से पहले, इसीलिए उसको वर्ड दिया गया है प्रेफरेंस। तो मीनिंग देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर। द शेयर्स हैविंग फर्स्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड from company's profit, and at the time of liquidation of the company the first right to get repayment of the capital, such shares are called the preference shares. Okay, तो रीपेमेंट भी लास्ट में मिलता था इक्विटी शेयर होल्डर को और डिविडेंड भी लास्ट में। तो उससे पहले अगर डिविडेंड मिलता है और रीपेमेंट कैपिटल भी पहले होता है तो उसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। डिविडेंड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द फर्स्ट राइट टू गेट द डिविडेंड, और डिविडेंड के रेट फिक्स होते हैं, जैसे मैंने आगे बताया था 10%, 12%, 18%, डिपेंड्स अपॉन। देन राइट टू वोट, हक होता है वोट करने का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट for the matters relating to the interest only. ओके, तो यहाँ पर ये खास याद रखना है कि उनकी मैटर्स रिलेट करती है तभी उनको वोट देने का अधिकार है, नहीं तो नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर को हर एक के अंदर अधिकार होता है कि वो वोट दे सके हर एक मैटर में, तो वो मेजॉरिटी से रूल पास आउट होता है बिजनेस के अंदर। वैसे ही यहाँ पर उनके रिलेटेड मैटर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिलेटेड मैटर, तो ही उनको वोटिंग राइट है। प्रेफरेंस, द इन्वेस्टर प्रेफरिंग टू बाय दिस टाइप ऑफ शेयर्स एज दे लाइक टू हैव स्टेडी फिक्स्ड इनकम एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर कैपिटल। मीन्स स्टेडी मीन्स लगातार स्थिर रहती है इनकम, फिक्स्ड इनकम आती है क्योंकि उसके परसेंटेज फिक्स होते हैं, एंड सिक्योरिटी मीन्स वो पैसे डूबेंगे नहीं। तो इसकी वजह से लोग जो है वो प्रेफर करते हैं प्रेफरेंस शेयर लेना। मार्केट प्राइस, यहाँ पर जो मार्केट प्राइस होती है वो लगभग स्टेडी रहती है। जब चेंजेस आते हैं इंटरेस्ट के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं, तभी मार्केट में उसके प्राइसेस चेंज होते हैं। So that is the benefit, and the proportion of risk कम होता है as compared to the equity shareholder. Equity shareholder are the true owner because they are more a risk taker. Less risk, priority of the repayment of the capital. तो जब कैपिटल का रीपेमेंट होना होता है तब इक्विटी शेयर को लास्ट में मिलता है, तो उससे पहले किसको रीपेमेंट मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो इसीलिए प्रायोरिटी ऑफ द रीपेमेंट, तो इसीलिए लेस रिस्की है ये। देन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। लिक्विडेशन मीन्स कंपनी बंद होती है, सारी असेट्स कैश में कन्वर्ट होती है, तो उसको कहते हैं लिक्विडेशन। आफ्टर रीपेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज़, सारी लायबिलिटीज़ का मतलब है कि हमने क्रेडिटर्स के पैसे दे दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे दे दिए हैं, बिल्स पेबल के पैसे दे दिए हैं, लोन्स जो थे छोटे छोटे वो दे दिए। सो दैट ऑल आर द डेप्ट। वो लायबिलिटी पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को सबसे लास्ट में रीपेमेंट मिलता है। सो दिस आर द characteristics of a preference share. अब types है, here are the two types of preference share: redeemable before shares before 20 years and redeemable preference share after 20 years.
मीन्स 20 साल तक कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे हैं वो यूज़ करेगी और उसके बाद देगी. सो दैट इज़ आफ्टर 20 ईयर्स. और 20 ईयर्स के बिफोर अगर पैसे आते हैं दैट इज़ ऑफ 15 ईयर्स 10 ईयर्स, तो दैट इज़ रिडीम. रिडीम का मतलब है रीपेमेंट ऑफ द फंड. तो पब्लिक के पैसे अगर कंपनी यूज़ करती है तो उसको वापस तो देने होंगे. सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर 20 ईयर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 20 ईयर्स. सो दैट आर द टू टाइप्स. नाउ डिफरेंसेस देख लेते हैं. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. कंपल्सरी. It is compulsory to issue equity share for the company, but preference share it is not compulsory to issue preference share. Rate of dividend, यहाँ पर rate of dividend equity share का फिक्स नहीं है, पर preference share में rate of dividend is fixed. Then right to vote. राइट्स कौन कौन से राइट्स हैं? पहले तो राइट टू अटेंड द मीटिंग, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो, और उसके अलावा भी जो भी मीटिंग होती है उसके अंदर वो आ सकते हैं एंड वोट दे सकते हैं, अपने डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं. पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके रिलेटेड मैटर है उसी के अंदर राइट मिलता है वोट देने का. अगर उनको मैटर नहीं करता है तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं. बिजनेस ओनर्स आर नॉट इन्वॉल्विंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर. रिस्क, प्रपोर्शन ऑफ रिस्क इज मोर, क्योंकि डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, रीपेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी फिक्स नहीं है, तो इट इज़ मोर रिस्की. और प्रेफरेंस शेयर आर द लेस रिस्की. इन्वेस्टर्स. दिस शेयर्स are preferred more by the investors who wish to take risk. जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं वही इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेक्यूलेट इन शेयर्स. स्पेक्यूलेट मीन्स गैम्बल करना, सट्टा बाजारी. तो उसके अंदर क्या होता है, एजम्पशंस करते हैं कि ये कंपनी के ये शेयर इतने में सेल हुए तो इसके अंदर पैसे लगाओ, उसके अंदर पैसे लगाओ, ये बेनिफिट करता है. तो जिसको इंटरेस्ट होता है, जो इन्वेस्टर को स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट है, दैट हैव टू बी इन्वेस्ट इन द इक्विटी शेयर. और जिसको स्टेडी इनकम चाहिए, फिक्स्ड इनकम चाहिए और उनकी सिक्योरिटीज़ भी चाहिए कैपिटल की, तो वो लेंगे प्रेफरेंस शेयर में इंटरेस्ट. देन मार्केट प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है. इसकी प्राइस फिक्स नहीं है क्योंकि डिविडेंड के जो परसेंटेज है फिक्स नहीं है, पर यहाँ पर मार्केट प्राइस रिमेन्स फिक्स. और जब इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तभी वो चेंज होते रहते हैं, अदरवाइज नहीं. एडिशनल कैपिटल. अगर बिजनेस को एडिशनल कैपिटल रेज करनी है तो दे आर रेजिंग द एडिशनल कैपिटल. बोनस शेयर्स इशू करके, इक्विटी शेयर में बोनस शेयर्स इशू करके वो अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हैं टू इंक्रीज देयर कैपिटल. और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर के अंदर अपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकते हैं. अब दूसरा एक टॉपिक है रिटेन प्रॉफिट और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. ये वर्ड आपके लिए नया है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट. रिटेन प्रॉफिट मीन्स बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो यूज़ न करते हुए वही प्रॉफिट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए. जैसे कि मशीनरी खरीदना, दूसरा यूनिट एस्टैब्लिश करना, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो कहीं से बोरो करके लाए पैसे, उससे बेटर कि बिजनेस में प्रॉफिट जो हुआ है उसी का यूज़ करें, तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा कहीं से बोरो करके लाए हैं तो. सो दैट वे बेनिफिशियल है. मीनिंग देख लेते हैं. रिटेन प्रॉफिट ड्यूरिंग साउंड फाइनेंशियल सिचुएशन. साउंड फाइनेंशियल सिचुएशन का मतलब है कि जब बिजनेस में अच्छी उड़ान भरता है, बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होता है, तो उसको कहते हैं साउंड फाइनेंशियल बिजनेस का पोजीशन.
कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो दैट इज कॉल्ड द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन. Instead of distributing all the profit in the terms of dividend, company keeps some part of the profit in the form of reserve in the business. तो कंपनी थोड़ा सा पार्ट रिजर्व के तौर पे बिजनेस में रखते हैं फॉर द फ्यूचर पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़. तो फ्यूचर में कोई भी जिम्मेदारियाँ पे करने के लिए वो रिजर्व रखते हैं. दिस रिटेन अर्निंग आर रिमेन इन द बिजनेस, तो वो बिजनेस के अंदर ही रहती है, कोई ले नहीं जाता है. सो दैट इज कॉल्ड द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मीन्स हमारा पैसा हमारे बिजनेस में ही सेटल करना. अब इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं. फर्स्ट एडवांटेज है यूजफुल इन टाइम ऑफ रिसेशन. डिप्रेशन पीरियड आता है, बूम एंड डिप्रेशन, दिस आर द ट्रेड साइकिल टू सिचुएशंस हैं. जब मंदी आती है तब ये काम आता है. जैसे कि एक साल हुआ तो उसके अंदर 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और दूसरा साल हुआ तो उसके अंदर 0% प्रॉफिट हुआ, तो क्या होगा? तो दैट इज़ अ रिसेशन पीरियड, मंदी आ गई है. जैसे कि कोरोना वायरस हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उस टाइम पर रिसेशन हुआ, तो उसको सेटल करने के लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आती है बिजनेस में, तो उसको सेटल करने के लिए ये प्लगिंग बैक प्रॉफिट यूज़ कर सकते. सो नेगेटिव चेंजेस इन द मार्केट एज वेल एज डिफ़िकल्टीज अराइज इन द टाइम ऑफ रिसेशन, रिटेन प्रॉफिट इज़ वेरी यूजफुल. जो हमने रिजर्व के तौर पर साइड में रखा हुआ था वो यूजफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फ्यूचर प्लान. भविष्य के जो भी प्लान्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट असरकारक करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए. तो वो पैसा कहाँ से आएगा? बिजनेस के अंदर से ही. जो ईयर में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के साइड में रख देते हैं. सो दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द फ्यूचर प्लान्स. और फ्यूचर प्लान्स डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट मीन्स एक अहमदाबाद में यूनिट है तो एक सूरत में यूनिट बनाए, एक भरूच में यूनिट बनाए, तो दैट इज़ कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस यूनिट. एक्सपांशन, एक्सपांशन मीन्स यूनिट में साइड में जगह लेकर उसका डेवलपमेंट करना, यूनिट के अंदर ही और डिपार्टमेंट्स बनाने. मॉडर्नाइजेशन, नई टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करके मॉडर्न लुक देना. तो इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? बिजनेस के अंदर से, प्रॉफिट में से. अगर बाहर से लेने जाए तो बहुत ही महंगा पड़ेगा क्योंकि उनके रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं. तो अगर बिजनेस प्रॉफिट करता है तो दैट इंटरनल सोर्स ही सेटल कर पाते हैं. देन थर्ड इज ऑफ यूजफुल टू परचेज न्यू असेट्स. अगर नई असेट खरीदनी है, जैसे कि मशीनरी खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, व्हीकल खरीदना है, तो उसके लिए हमें बोरो नहीं करना पड़ेगा. दैट कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम द रिजर्व एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट. जैसे कि एक मशीनरी खरीदा है, 10 साल तक हमारे पास रहेगा, 10 साल के बाद हमें नया मशीन लेना पड़ेगा. तो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट मीन्स 10 साल के बाद the retained profit can be used to purchase new assets. ओके, तो अगर साइड में रिजर्व रखा हुआ है तो हम वो पैसे यूटिलाइज कर सकते हैं नई एसेट खरीदने के लिए. फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी. जब फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी कंपनी अडॉप्ट करती है, असरकारक करती है, तो रिटेन प्रॉफिट अर्न होता ही है. रिटेन अर्निंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट मिलता है, तो वो बिजनेस में यूजफुल है. बर्डन फ्री असेट्स. बर्डन फ्री असेट्स मीन्स असेट्स के ऊपर बर्डन नहीं रहता है क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वही हमने बिजनेस में लगाया है. सोर्स ऑफ ओनरशिप कैपिटल, बिजनेस के ओनर का ही पैसा है. रिटेन प्रॉफिट मीन्स रिजर्व है वही. देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट बर्डन ऑन द असेट्स. बर्डन ऑन असेट मीन्स अगर बाहर से बोरो करना पड़ेगा तो बोरो करेंगे तो कोई ना कोई तो सिक्योरिटी के तौर पर देना पड़ेगा कुछ, तो हम असेट को मॉर्गेज करेंगे.
तब जाकर हमें लोन मिलेगा। तो वो बर्डन बढ़ा है, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा लोन के ऊपर, और असेट भी मॉर्गेज कर लिए तो बर्डन बढ़ जाता है। तो ये अगर बिजनेस के पैसे हैं तो बिजनेस के अंदर यूटिलाइज करेंगे, सो दैट डिक्रीज द बर्डन ऑन द असेट्स। देन borrowed capital can be repaid। तो अगर कहीं से हमने बोरो करके लाए हैं पैसे और उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो हम वो पहले पे कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। तो जो रिटेन प्रॉफिट है उससे हम बोरोड कैपिटल रीपे करेंगे। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटेन प्रॉफिट अगर बिजनेस में है तो हम कैपिटल रेज कर सकते हैं। कैपिटल रेज कैपिटल बाय एक्सटर्नल सोर्सेस, और नो एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन गेटिंग कैपिटल। कैपिटल इनकर्ड करने में भी कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट होता है बिजनेस में, तभी हम उसका पैसा बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। तो प्रॉफिट अगर बिजनेस करता है तो वो उसकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी होगी, और बहुत ही अच्छी रेपुटेशन वाले बिजनेस को कोई भी बोरो कर सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई भी बैंक उसको पैसा बोरो दे सकती है। तो एक्सटर्नल सोर्सेस इजीली बोरो दे सकते हैं, तो कैपिटल इनकर्ड करना इजी हो जाता है। देयर इज़ अ डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कम ब्याज पर दे सकते हैं। एंड लास्ट इज अ ओनर्स फंड। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज ओनर्स फंड। देयर इज़ नो नीड टू पे इंटरेस्ट। बिजनेस का खुद का पैसा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है। नाउ लिमिटेशंस, इसकी भी खामियां होती है लिमिटेशंस में। एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। एक्सेसिव प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट एनकरेज मोनोपोली। मोनोपोली होती है कि बिजनेस के अंदर पैसा है, बिजनेस के अंदर ही मोस्ट ऑफ तो डिविडेंड कम मिलता है। डिविडेंड कम मिलेगा तो शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट कम दिखाएंगे और शेयर के प्राइस डाउन जाएंगे। सो दैट ऑल आर द मोनोपोली ऑफ द डायरेक्टर्स। देन प्रमोट स्पेक्यूलेशन। मैनी टाइम मैनेजर ऑफ द बिजनेस बाय पेइंग लेस डिविडेंड, कम डिविडेंड पे करते हैं, कैरी एक्सेस प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, और रिजर्व फंड में ज़्यादा प्रॉफिट जमाए रखते हैं। एंड रिजल्ट प्राइसेस ऑफ द शेयर डिक्रीजेस, क्योंकि डिविडेंड कम मिलता है, और जिस शेयर के ऊपर डिविडेंड कम मिलता है वहाँ पर इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो शेयर के प्राइस डाउन जाएंगे। एंड एट दिस टाइम डायरेक्टर्स बाय शेयर्स। डायरेक्टर्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेंगे उस टाइम पर, क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है, कम हो रहा है। एंड इन फ्यूचर डिक्लेयर हायर डिविडेंड, और मैनेजर जो है डायरेक्टर वो फ्यूचर में हायर डिविडेंड मीन्स बिजनेस में पैसा कम रिजर्व रखेगा और डिविडेंड डिवाइड ज़्यादा रखेगा प्रॉफिट का, डिविडेंड ज़्यादा इशू करेगा, तो मार्केट प्राइस हाई जाएंगे सडनली। तो ये मार्केट प्राइस जब इंक्रीज़ हुआ तो जो मैनेजर है बिजनेस का मैनेजर वो इस टाइम पर सेल करेगा हायर प्राइस पर, तो उसको पर्सनल प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। सो फॉर दिस मैनेजर का जो भी एटीट्यूड है वो भी ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट जो है वो स्पेकुलेशन को प्रमोट करता है। दैट इज़ ऑल्सो द लिमिटेशंस। डिफ़िकल्टी फॉर फाइनेंशियली वीक एंड फॉर न्यू कंपनीज। जो नई कंपनी होती है उसके लिए तो प्रॉफिट ही नहीं होता है, क्योंकि अभी स्टार्टअप किया है, तो उसके लिए डिफ़िकल्टी है। और वीक, जो फाइनेंशियली वीक है उसके लिए मुमकिन नहीं है। देन नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए बेनिफिट नहीं मिलता है।
स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस यूनिट फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ द हायर डिविडेंड, ज़्यादा डिविडेंड मिले उसके लिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम शेयर के अंदर पैसे इन्वेस्ट करें, पर उनको डिविडेंड कम मिलता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर्स का एटीट्यूड. इफ डायरेक्टर्स प्रेफर प्लगिंग बैक प्रॉफिट मोर नेसेसरी देन स्मॉल इन्वेस्टर डू नॉट गेट सफिशिएंट डिविडेंड. और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा पैसा रिजर्व में रखना चाहते हैं, तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट कम मिलेगा. सो दिस इज़ अबाउट द सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम बोरोड फंड लेकर आएंगे. टिल दैट थैंक यू.